अब सवर्ण उतना अत्याचार नहीं कर रहे हैं जितने दलितों पर ये। लेकिन आपका आग्रह तो नहीं बोल रहा जी नहीं, कोई आग्रह पूर्वाग्रह तो नहीं बोल रहा आपका। मेरा क्यों आग्रह पूर्वाग्रह होगा जब मैं दलित एकदम आजाद हैं, दलित बिल्कुल। कितनी घटनाएं सामने आ रही एक हैं। भी भोजपुरी में बता दी, भोजपुर की बात मैं बिहार की बात करूँ, मगर या बाकी संदर्भ की बात जहाँ- करूँ, दलितों के साथ तो जुल्म बहुत हो रहे, ओबीसी के साथ भी जुल्म हो रहे हैं। ओबीसी के साथ तो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ओबीसी खुद ही दलितों पर अत्याचार करने में सवर्णों से आगे निकलती है। कि हमारे देश में जाति ही वर्ग है जी। जो बड़ी जाति के लोग हैं उनका वर्ग भी ऊंचा है। वे मार्क्स के शब्दों में कहें तो वे हैव्स हैं। जो छोटी जाति के लोग हैं, खास करके दलित जातियाँ, वे हैव नॉट हैं, उनके पास कुछ नहीं। तब तक अचानक भोजपुर में विस्फोट होता है और भोजपुर कमान थाम लेता है नक्सलवादी आंदोलन का। अरे वो सब हम लोग रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। चलिए। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। चलो चलें। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक फारसी कहावत मुझे याद आया, जिस कहावत के माने अगर मैं कहूँ हिंदी या उर्दू या हिंदुस्तानी लहजे में, तो वो ये है कि बिन छुए ही खोलने की बात है। एक लिफाफा है हमारे सामने है, और मुझे छूना भी नहीं है और खोलना भी है और आपको बताना भी है, क्योंकि आप फ्रेम में देख रहे हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे पास है जिसने न सिर्फ सियासत में, सामाजिक क्षेत्र में और पत्रकारिता में, क्योंकि जिस जगह ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पत्रकारिता की 200 साल होने पर एक बड़ा जश्न हो रहा है। और जन सरोकार की बात की है, और जब जन सरोकार की बात की है और आज के समय बात की है, मौजूदा जो दौर है, तो सियासत कैसे ना है भला, और सियासत तो किसी तक प्रभावित करती है। क्योंकि हमारे साथ है कुमार नरेंद्र सिंह। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। डिटोल लाइव का ये मंच है, और ये सड़क की बातें नहीं करता, लेकिन सड़क की ही बातें करता है। और सड़क से ना समाज जुदा है, ना किचन जुदा है, ना घर जुदा है। ये तो आपने अर्जुन सिंह का आपने नाम सुना होगा, उनके वो प्रेस सलाहकार रहे, उसके बाद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उनके रहे, मोतीलाल वोरा हुए, उनके रहे, और उसके बाद कई अखबारों में, सहारा है, इंडिया न्यूज़ है, कई जगह, और कई किताबें इनकी दर्ज है इतिहास में दोस्तों। जिसमें किताब इस पर है कि आपने बिहार का जिक्र तो होगा ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बैठे हम लोग, झारखंड लगा हुआ है, झारखंड बिहार का एक हिस्सा था। वहाँ कई सेनाएं होती थी, निजी सेनाएं होती थी, रणवीर सेना है, लोहित सेना, कई सेना। तो कई सब्जेक्ट, कई मुद्दे मैंने कहा ना, छूने की तो कोशिश की जाएगी काफ़ी किसी हद तक। तो पहला सवाल ये है नरेंद्र जी आपसे कि ये सेना का उदय दरअसल होता क्यों है? ये जो निजी सेनाएं बनती हैं हर जगह पर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर निजी सेनाएं होती हैं। आज तक किसी भी अन्य जगह पर निजी सेनाओं का कोई जिक्र नहीं मिलता है। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर बिहार में ऐसा क्या था जो यहाँ निजी सेनाएं बन गई। उसका सबसे बड़ा कारण ये था नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन गरीब गुरबों का आंदोलन था। इस बात में हमें कोई भी, यह बात कहने में हमें कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। यह सेना जब उनकी लाल सेना बनी नक्सलवादियों की, तो उसको काउंटर करने के लिए सवर्णों के पास और जो समाज में प्रभुत्वशाली थे उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्हें लगा कि ये तो बहुत मजबूत होते जा रहे हैं, हम वो शोषण अब कर नहीं पाएंगे। तो सच्चाई यह है कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए और उनका शोषण बदस्तूर जारी रखने के लिए निजी सेनाओं का उद्भव हुआ। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि स्वतंत्रता के पहले ही बिहार के जमींदारों ने एक निजी सेना बना ली थी, जिसका जिक्र बहुत कम जगह मिलता है। एक विद्वान हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया है, लुई उनका नाम है। लुई ने लिखा है लाइट हाउस, उस सेना का नाम था लाइट हाउस। लाइट हाउस सेना सबसे पहले बिहार में बनी थी और जमींदारों के सहयोग से बनी थी, जमींदारों के फायदे के लिए बनी थी। हालांकि वह ज़्यादा चल नहीं पाया और जल्दी ही खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद बहुत दिनों तक, बरसों तक फिर किसी की सेना नहीं बनी। लेकिन जब 70 के दशक में बिहार में, 67 में तो शुरू हो गया था नक्सलबाड़ी, लेकिन बिहार में वह 70 के दशक में आता है
और बिहार में शुरुआत तो होती है मुजफ्फरपुर से, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन और खास करके जयप्रकाश के प्रयासों के चलते वह वहीं पर दफन हो गया, वह आगे चला नहीं। लेकिन अचानक जब सोचा जा रहा था कि बिहार नक्सलवादियों से फ्री हो गया, तब तक अचानक भोजपुर में विस्फोट होता है और भोजपुर कमान थाम लेता है नक्सलवादी आंदोलन का। उस समय अब मगध भी शामिल है, वो बहुत बाद में आता है, शुरुआत भोजपुर से होती है। जी। जो जगदीश मास्टर जगदीश थे और राम नरेश राम, दो साथी थे। इन दोनों को वहाँ के जमींदारों ने इलेक्शन के दौरान इतना पीटा कि लगभग वो दोनों मर चुके थे। जगदीश मास्टर को तो लगा कि अब ये मर ही जाएंगे। आरा हॉस्पिटल में कम से कम वो 1.5-2 महीने तक रहे, फिर आए, मतलब वहाँ से ठीक ठाक होकर। और इन लोगों ने तय किया कि ऐसे नहीं होगा, हमें ये वोट नहीं डालने दे रहे हैं, कुछ भी बात कहो तो मारपीट उतर आते हैं, तो हमें एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। तब तक कोई सेना नहीं थी उनके पास, वो कुछ 2-4-10 मित्र थे जिन्होंने इसको बनाया। और सबसे पहला जो मर्डर होता है भोजपुर में, वह एकवारी गांव है। इस पर BM सिन्हा एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, DG थे, बिहार के DG थे। उन्होंने एक सीरीज लिखा था, 11 आर्टिकल्स का एक सीरीज था, उसका नाम था फ्रॉम नक्सलबारी टू एकवारी। जी। तो ये शुरू होता है दबाने का काम भोजपुर में नक्सलबारी से, और जाहिर है कि सेना भी सबसे पहले वहीं पलटी, फिर आगे सेना बढ़ने लगी। अब आप इसमें कोई खास बात पूछना चाहें? नहीं, आपने पहले कहा कि नक्सलवाद के कारण, ठीक है, और मास्टर जगदीश क्या बात कर रहे हैं, एकवारी क्या बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या एकवारी में नक्सलिज्म था, कुछ बुबास थी उसकी, कुछ ये नहीं जगदीश मास्टर जुड़े हुए थे? नहीं थे। नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो रिएक्शन ही नहीं, ये सामंतवाद के खिलाफ ना, खिलाफ सामंतवाद के, फिर नक्सलवाद के खिलाफ फिर आप कैसे कहते हैं कि सेनाएं बनी? नक्सलवाद के खिलाफ सेनाएं बनी क्योंकि इसके बाद जगदीश मास्टर कलकत्ता जाते हैं और नहीं, पहले तो सामंतवाद के खिलाफ रिएक्शन हुआ। हाँ, रिएक्शन हुआ सामंतवाद के खिलाफ। हाँ। लेकिन आप फिर सामंतवादियों ने फिर नक्सलिज्म के खिलाफ फिर मोर्चा खोला। जी हाँ, क्योंकि क्योंकि शुरुआत तो होती है सामंतवाद के खिलाफ। निश्चित ये पूरी लड़ाई ही सामंतवाद के खिलाफ थी। इसमें कहना क्या है, सच्चाई यही है कि वहाँ पर सामंती दबाव और शोषण इतना ज़्यादा था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए कि शुरुआती दौर में नक्सलवादियों ने सिर्फ 3 मांगें रखी थी, सिर्फ 3 मांग, जिसे पूरा करना बहुत ही आसान था। क्या था उसमें? पहला कि सीलिंग से ज़्यादा जो ज़मीन है उसे भूमिहीनों में बांटा जाए। दूसरा, हमें मजदूरी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड मजदूरी है वो मिले। और तीसरा, मेरी बेटी बहन की सुरक्षा की जाए। यह बहुत ही साधारण था, कोई भी सरकार कर सकती थी। लेकिन इसके बदले और उन लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने, सामंतों ने मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ के एकवारी के सबसे बड़े सामंत थे, उनका नाम था संख सिंह। उनके पास उस समय लगभग 300 बीघे जमीन थी, 300-400 बीघे जमीन थी। और उनके शोषण का आलम यह था कि रात में उनके लौंडे जो सोहदे भूमिहारों के, वो आते थे रात में और पत्नी के साथ कोई सोया हुआ है, छोटी जात का, खास करके दलित, उसको कमरे से बोले कि तुम बाहर जाओ, और वो उसकी पत्नी के साथ रहते थे। ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। तब जगदीश मास्टर ने कहा कि इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। वैयक्तिक लेवल पर, वैयक्तिक स्तर पर उन्होंने प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, आर्म्स थे। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, यह अजीब विडंबना है कि अगर आप हथियार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति नहीं होगी तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा हथियार का।
और दलितों के पास चूंकि कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए उनको हथियार मिल ही नहीं सकता था। तो कहने का अर्थ कि लीगल हथियार के जरिए वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी संदर्भ में सबसे पहले जगदीश मास्टर चारू मजुमदार से मिलने गए और चारू मजुमदार ने वहाँ से नाम भूल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, बंगाली थे वो, अल्टीमेटली बाबूबंद, भोजपुर के ही बाबूबंद गांव में वो मारे गए। उन्होंने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पर अनंतलाल गुप्ता थे, रामाशीष गुप्ता थे, जगदीश मास्टर थे, ये नक्सलवादियों के नेता बने और इन लोगों ने आर्म्ड रिवोल्यूशन, कहने का अर्थ कि अब सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी इनको दबाने के लिए, और फिर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, हथियारबंद लड़ाई। उनके दस्ते बनने लगे गांव गांव में। जमींदारों ने देखा कि अरे इनकी तो ताकत बढ़ती जा रही है, तो सेना का गठन करना बहुत जरूरी है। अब जातीय सेना का उदय होता है और जो सबसे विकट सेना बनी, जो सबसे ड्रेडेड आर्मी बनी, वो रणवीर सेना बनी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, तो बाद में बनी, सबसे अंत में, इसके पहले दर्जन भर सेनाएं बन चुकी थी। सवर्न लिबरेशन फ्रंट मगध में, भूमि सेना, कुर्मियों की सेना थी भूमि सेना, लोरिक सेना, सवर्न लिबरेशन फ्रंट, फिर पलामू में चले जाइए, वहाँ सनलाइट सेना, ये सारी सेनाएं बन चुकी थी। ब्रह्मर्षि सेना पहली सेना थी जमींदारों की। कृष्णानंद राय जिन्होंने इसकी स्थापना की, उनका नाम कृष्णानंद राय था। उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे, और यह अजीब बात है कि उस समय सीएम हाउस का राजकाज यही जमींदार चलाते थे, जो कहा जाता था वही होता था। कृष्णानंद राय ज़्यादा चल नहीं पाए, ब्रह्मर्षि सेना चल नहीं पाई, क्योंकि बड़े ही संगठित तरीके से नक्सलवादियों ने उनका विरोध करना शुरू किया और वे अपना प्रचार नहीं कर पाए। फिर भोजपुर में दूसरी सेना बनती है कुंवर सेना, लेकिन कुंवर सेना भी कुछ नहीं कर पाई। जिस कमरे में बनी उसी कमरे में वो दफन हो गई। उसने कोई भी हत्याकांड नहीं किया, कोई भी जीनोसाइड नहीं किया कहीं भी। हाँ, 2-4 थप्पड़ कहीं किसी को मार दिया वो अलग बात है, पर उसका कोई विशेष महत्व नहीं था। ये सब सेना खत्म हो गई। इसी तरह भूमि सेना, लोरिक सेना, इन तमाम सेनाओं के लीडरों को चुन चुन के नक्सलवादियों ने मारना शुरू किया, और ये लोग या तो छोड़ दिए मगध को, अपने गांव छोड़ दिए, शहरों में बस गए। हालत ये हो गई कि कोई भी जो दुर्दांत जमींदार हुआ करता था वो गांव में रहना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था गांव में ये नक्सलवादी हमें मार देंगे। ये चले गए। बड़े बड़े नरसंहार इस दौरान हुए। बड़े बड़े नरसंहार तो उस दौरान नहीं हुए, क्योंकि मैं जिन सेनाओं का नाम ले रहा हूँ, सिर्फ भूमि सेना नहीं, रणवीर सेना के बीच का जो वो बहुत सारी नरसंहार रणवीर सेना ने किए, सबसे ज़्यादा बीच में। और उनकी तरफ से भी कुछ था, जैसे एमसीसी था, पार्टी यूनिटी थी, ये 2। पीपुल्स वार ग्रुप आंध्र प्रदेश में था, बिहार में 2 थे। ये तो 1994 में नहीं, थोड़ा सा आपको ये नहीं लगता है, क्या बोलते, असमंजस वाली स्थिति, तस्वीर साफ नहीं लगती है। वो ये कि ये जातीय संघर्ष है कि वर्ग संघर्ष है, इधर नक्सल मूवमेंट है, इधर सामंतवादी सेनाएं हैं। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। हाँ, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे देश में जाति ही वर्ग है। जी, बिल्कुल सही। जो बड़ी जाति के लोग हैं उनका वर्ग भी ऊंचा है। वे मार्क्स के शब्दों में कहें तो वे हैव्स हैं। जो छोटी जाति के लोग हैं, खास करके दलित जातियां, वे हैव नॉट्स हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तो यह जातीय तो थी, परंतु यह वर्गीय भी थी। जाति और वर्ग का इतना सुंदर कॉम्बिनेशन मुझे आज तक विश्व में कहीं देखने को नहीं मिला। पहले कहा जाता था, मार्क्सवादी जो थे वो कहते थे कि वर्ग की बात करो, जाति की बात नहीं करो। ये पहली बार नक्सलवादी आंदोलन के नेताओं ने बताया कि जाति ही वर्ग है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं है, छोटी जातियों के पास कुछ नहीं है। तो जाति और वर्ग में कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाति ही वर्ग है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ। अच्छा, अब इसका राजनीतिक असर क्या देख रहे हैं बिहार में? अब तो सेनाएं रही नहीं, लेकिन जहनियत, मानसिकता तो है, बची हुई है। दरअसल बिहार में
सबसे ज़्यादा प्रभाव था लिबरेशन गुट का, है ना। एक दौर में आईपीएफ भी बना, जो सारे गुटों को मिलाकर इंडियन पीपुल्स फ्रंट, जिसमें बड़े बड़े अलग से जो नेता थे वे भी उसके पार्ट बने। लेकिन आईपीएफ जो लिबरेशन का की लाइन थी उसको फॉलो नहीं करता था, उसमें बहुत ही एबरेशन होते थे, मतलब कभी बेमतलब का काम कर दे, कोई गुंडा भी उसमें जाकर शामिल हो जाए, और आईपीएफ में शामिल होने के चलते उनको समर्थन देना पड़ता था। तो आईपीएफ को बैन कर दिया गया था, पार्टी ने कहा कि नहीं, आईपीएफ नहीं रहेगा, लिबरेशन रहेगा। एमएल बना, है ना। लिबरेशन गुट का ही एमएल है जी, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट लेनिनवादी, हाँ, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन। और लिबरेशन नाम कहाँ से आया? नक्सलवादियों की पहली पत्रिका जो निकली उसका नाम था लिबरेशन, जी है ना। जी। तो इन लोगों ने उसी लिबरेशन से अपने ग्रुप का नाम लिबरेशन रख दिया है, और विनोद मिश्र इसके प्रणेता बने। विनोद की इज्जत भी बहुत थी छोटी जातियों के बीच, बड़ी जातियाँ उसे थी। और ये विनोद मिश्रा का ही मैं कहूँगा कि भोजपुर से उठी हुई चिंगारी को उन्होंने बिहार के लगभग 18 जिलों में पहुंचा दिया, यहाँ तक कि सिवान से लेकर और गया तक। गया के दक्षिणी गया में राजपूत और पठान ये दोनों सामंत हैं। तो वहाँ पर हुआ कि कहीं धार्मिक मामला तो नहीं हो जाएगा, अगर पठानों को मारेंगे तो मुसलमान कहा जाएगा कि मुसलमानों को मार रहा है। तो विनोद मिश्र ने कहा कि हमारे लिए जमींदार सिर्फ जमींदार होता है, किसी भी जाति का जमींदार हो। उसमें कई जादव के भी जमींदार मारे गए हैं। ये जादव और बड़ी जातियों का एक है आपस में, है ना। वो पलामू, मनातू से लेकर इमामगंज, बाकी बहुत सही कहा आपने। लेकिन सब ज़्यादा भोजपुर में 2004 में रणवीर सेना का गठन होता है बेलाउर गांव में, और परमेश्वर मुखिया के बारे में इतना ज़्यादा कहा जाता है लेकिन मैंने तो इस पर रिसर्च ही किया है और मैंने किताब भी लिखी है। परमेश्वर मुखिया सवर्णों के साथ इस मारकाट में जुड़ने से कतराते, सभी आपस सेना बनी सोन के किनारे के गांव में, जो राजनीति मीटिंग सवर्णों की इकवारी में हुई, है ना, इकवारी में हुई। और वहीं से वे लोग खोपीरा गए, और खोपीरा में परमेश्वर मुखिया से बातचीत की। मुखिया जी ने डिक्लाइन कर दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा, आपको लड़ना है आप लड़िए। इसके बाद उसी समय बेलाउर में नक्सलवादियों और वहाँ के सामंतों के बीच लड़ाई चल रही थी। हुआ क्या था कि एक बाड़ू नाम के व्यक्ति को, जो लुम्पेन था, एक लंपट किस्म का व्यक्ति था, जाति का भूमिहार था, और बस में कंडक्टर था। वर्ग के हिसाब से वह नक्सलवादियों का दुश्मन नहीं होना चाहिए था कायदे से, लेकिन जो सवर्णता और सामंती कीड़ा काटता है, तो आप लुम्पेन भी हैं, खाने के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप राजपूत बनने लगते हैं। यही हाल उसका हुआ, जिसे खींच कर मार दिया गया। लेकिन उसके पहले एक दुकान थी, रोड पर ही दुकान है, मैंने वो दुकान देखी है, मैं रिसर्च के दौरान गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक नक्सलवादियों का समर्थक था, वो दुकानदार से कहा कि एक सिगरेट मुझे देना। तब तक एक भूमिहार आ गए वहाँ पर उन्होंने कहा पहले मुझे दे। कहा कि पहले मैं खड़ा हूँ तो मुझे दे। अब दुकानदार के लिए बड़ी मुसीबत होगी कि मैं किसको दूँ। बहरहाल उसने नक्सलवादी जो लड़का था उसको सिगरेट दे दिया। इसके एवज में उन लोगों ने दुकानदार को बहुत मारा वहाँ पर, और वहाँ कोई बोल नहीं सकता था भूमिहारों से। ये रणवीर सेना जो है, रणवीर बाबा हुआ करते थे वहाँ, जिनका मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस संदर्भ में मेरी नहीं, सामंती जहनियत की बात कर रहा हूँ। हाँ, दोनों यानी कि सामंती मानसिकता, नहीं, दोनों तरफ से टूटी है ये बात। अच्छा, अब भोजपुर में किसी सामंत की औकात नहीं है कि किसी दलित की लड़की को छेड़ दे या उठा ले। इसका असर ये हुआ है। तो उनकी नहीं, क्या बाबा के नाम से करते हैं, तो रणवीर सेना रखा जाए तो क्या बुरा है, इसे स्वीकार कर लिया गया और फॉर्मल रूप से वो रणवीर सेना बन गई। नहीं, मेरा सवाल ये है
कि उसका अब क्या असर है, राजनीतिक असर क्या है, अब देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, सेनाएं नहीं है, मैं कहना कि वो मानसिकता तो बनी हुई यथावत। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस संदर्भ में मेरी नहीं, बात सामंती जहनीत की बात कर रहा हूँ। हाँ, दोनों मानसिकता यानी कि सामंती मानसिकता। नहीं, दोनों तरफ से टूटी है ये बात। अच्छा, अब भोजपुर में किसी सामंत की औकात नहीं है कि किसी दलित की लड़की को छेड़ दे या उठा ले। इसका असर ये हुआ है। तो उनकी नहीं, क्या अब दलित एकदम आजाद हैं? दलित बिल्कुल, कितनी घटनाएं सामने आ रही एक हैं? भी भोजपुर में बता दीजिए। सिर्फ भोजपुर की बात नहीं, मैं बिहार की बात करूँ करूंगा, अगर या भारतीय संदर्भ की बात करूं, दलितों के साथ तो जुल्म बहुत हो रहे हैं, ओबीसी के साथ भी जुल्म हो रहे हैं। ओबीसी के साथ तो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ओबीसी खुद ही दलितों पर अत्याचार करने में सवर्णों से आगे निकल गई है। अब सवर्ण उतना अत्याचार नहीं कर रहे हैं जितने दलितों पर ये देखिए, आपका आग्रह तो नहीं बोल रहे जी? नहीं, कोई आग्रह पूर्वाग्रह तो नहीं बोल रहा आपका। मेरा क्यों आग्रह पूर्वाग्रह होगा जब मैं आपसे बता रहा हूँ कि सवर्ण जमींदारों के शोषण। नहीं, आपका कहने का अभी ऐसी सामंती मानसिकता ही नहीं है। ये मानसिकता का आप कैसे उसका आकलन करेंगे? कितनी घटनाएं सामने आ रही हैं, बताइए। गरीब दलितों के साथ बहुत ही घटनाएं हैं। देखिए, ये सिर्फ मानसिकता की ही बात नहीं है। और अभी एक और सामंत जो है, जो ओबीसी का एक तबका था, जिसके पास अब पूंजी आ गई ओबीसी के अंदर है ना, वो अब जो दलित है उसे नीचे जाती उस पर जुल्म कर रहा है। निश्चित रूप से ये परंपरा को याद से नहीं चल। जैसे अम्बेडकर ने कहा था ना कि ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद एक जहनियत है। वैसे सामंती जहनियत यादव के बीच भी है, सवर्ण भी बड़े हो गए उनके बीच भी है। मैंने कहा ना, सवर्ण मानसिकता खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये सच्चाई है जी। यही ये किसी सामंतवाद से टर्म से जुड़ी है। हाँ, नहीं, अब सामंत रहे नहीं, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ, दो नहीं रहे लेकिन मानसिकता है। हाँ, 2 कट्ठा जमीन जिस राजपूत के पास है, वो भी अपने को राजपूत जी, यही तो मैं तो ये रस्सी जल गई है, ऐंठन बाकी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका कुछ समाज में राजनीतिक असर है? मुझे तो नहीं लगता है। यदा कदा कभी हो जाए। अगर ऐसा होता तो भाजपा और नीतीश बिहार में नहीं जीत पाते पिछले इलेक्शन में, क्योंकि सारी दलितों ने भी उनको वोट दिया। भाजपा को वोट देने वाले में दलित भी हैं। भाई, भोजपुर में जहाँ 6 सीट हुआ करती थी, वहाँ 1 सीट। नहीं, बस एक संक्षेप में समझेंगे, बस अंतिम है क्योंकि बड़ा लंबी बातचीत हो गई। वो ये है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहना, मैं समझना चाह रहा हूँ कि इतनी घटनाएं भी हो रही हैं, सामंतवाद जड़ें अभी भी पूरी तरह ऐठन बाकी है। अब फिर भी वो दक्षिण पंथ की ओर, उस दक्षिण पंथ की ओर जहाँ सामंतवाद है, जहाँ पूंजीवाद है, जो पीड़ित जनता उधर ही क्यों जा रही है, इसे कैसे समझा जाए? आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि उधर ही जा रही है। अच्छा, उधर भी जा रही है। उधर भी जा रही है। ये आप ये नहीं कर सकते कि उधर ही जा रही अभी आपने कहा कि उन्हीं की जीत हुई है। जीत हुई है। हाँ। क्योंकि अगर यह तबका समर्थन नहीं दिया होता तो सवर्णों के बल पर नहीं जीत सकते थे। और उसका कारण कि उनकी जो राजनीतिक चेतना है उसको कुंद करने के लिए 10,000 रुपये बांटे गए, जिसमें सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों को ही मिले हैं पैसे, सवर्णों को नहीं मिले। क्योंकि जीविका दीदी को में आप हैं तो भी आपको पैसे मिलेंगे, और सवर्णों के यहाँ से एकाध इक्का दुक्का कोई हो जीविका में तो हो सकता है, वरना तो सारी छोटी जातियाँ ही हैं। तो इसने हमारी राजनीतिक चेतना को कुंद किया है। बातचीत तो बहुत लंबी हो गई, अब कई चर्चाएं करने की एक सीमा होती है। ठीक है वो वीडियो की, नहीं तो आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया है। थैंक यू धन्यवाद। कई विषय थे, बहुत बात करनी थी, धन्यवाद। समय का अभाव। फिर कभी हम लोग साथियों, फिर हम लोग मिलेंगे, आपका शुक्रिया। लेकिन आपसे गुजारिश है साथियों, पहली बार आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।